आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और मास और इनर्शिया में अंतर। अब इसमें आज हम फोकस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और पॉइंट पर फोकस एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, सेकेंड लॉ, इनके क्या एप्लीकेशन हैं डेली लाइफ में और अन्य जगहों पर इनके एप्लीकेशन क्या है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, दैनिक जीवन से हम इसको लिंक करेंगे। न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ एप्लीकेट होते हैं, इनके क्या महत्व है, तो हम एक एक करके इसका एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से इस नियम को समझना, ये बहुत ही यूजफुल है परीक्षाओं के लिए भी, न्यूमेरिकल के लिए भी, और ये फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल पार्ट है। तो हम सबसे पहले हम डिस्कशन करें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन का थर्ड लॉ क्या है? तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन के अगेंस्ट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। मतलब when a force act on a body then there is a reaction on the other body। तो एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन होता है, दोनों अलग अलग बॉडी पर लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं और दोनों इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वही इस सेंटेंस में इसको डिफाइन किया गया है, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है। अब इसको कैसे समझेंगे हम? फिगर से यहाँ देखें, स्क्रीन पर देखिए। जैसे एक व्यक्ति जो है किसी हैवी चीज़ को पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स करने में वो फोर्स लगाता है, लेकिन उस फोर्स का जो है रिएक्शन होता है इसके अगेंस्ट में। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, रिएक्शन इसके बैक डायरेक्शन में लगा रहा है। जब फोर्स एक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट खिसक जाएगी, ये अपने जगह मूव कर देगी। दूसरे और क्या, हम कहाँ हम वॉक ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पर टहलते हैं, दौड़ते हैं, तो वहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। एक पैर से हम जो क्या करते हैं, अगर किसी अपने पैर को उठाने के लिए पहले पैर को हम ज़मीन पर प्रेस करते हैं, इस पैर को ज़मीन पर दबाया गया है, तो हमारी पैर उसका रिएक्शन में हमको फोर्स मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इस फिगर से स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स चलते समय हम पैरों से ज़मीन को दबाते हैं और फोर्स लगते हैं, इस फोर्स का रिएक्शन हम अपोजिट डायरेक्शन में लेता है, यही अपोजिट डायरेक्शन हमें आगे ले जाता है। तो यह न्यूटन के थर्ड लॉ का यहाँ एप्लीकेट हो रहा है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, वेट नीचे काम करता है, इस वेट के अगेंस्ट रिएक्शन जो ऊपर की तरफ काम करता है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये बैलेंस फोर्स है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ भी न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ये हर एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स होता है और दोनों, ध्यान रहे, दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर होते हैं। जैसे यह फोर्स वेट नीचे के टेबल पर लगता है, वेट का फोर्स, तो वेट टेबल जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ फिर देखें, हमारा जो है वेट का अलग अलग डायरेक्शन होता है, वेट का डायरेक्शन अलग अलग होता है। जैसे वेट, कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है, तो इसका रिएक्शन, ये टेबल है, अगर टेबल पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो टेबल ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ लगाएगा, यानी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, एक्शन और रिएक्शन। तो ये न्यूटन से थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। इसके और भी एप्लीकेशन हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखें, रिक्वाइल ऑफ द गन, जैसे किसी बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं, बंदूक से जैसे हम गोली कोई शूट करते हैं, फायर करते हैं, तो ये गोली आगे की तरफ ऐसे जाती है, तो यहाँ विस्फोट होता है। ये विस्फोट की वजह से, एक्सप्लोजन से गोली नीचे आगे बढ़ती है और इस फोर्स आगे की तरफ लगता है गोली पर, बुलेट पर, तो इसका रिएक्शन पीछे की तरफ लगता है, तो बंदूक का जो पार्ट है पीछे की तरफ धक्का देता है। तो ये रिक्वाइल ऑफ द गन है, यानी हर एक्शन, यहाँ भी एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है। और ऐसे भी
और क्या हो सकता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज हम देखते हैं जब कोई चिड़िया हवा में उड़ती है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से उड़ती है। हालांकि वो न्यूटन का थर्ड लॉ से उसको क्या मतलब है, साइंस चिड़िया तो जानती नहीं है, लेकिन वह ऑटोमेटिक है। वो पंख से क्या करती है, वो पंख से ऐसे हवा को नीचे दबाएगी। कोई चिड़िया अगर उड़ रही है, कोई चिड़िया उड़ रही है तो अपने पंख से हवा को नीचे दबाएगी, पंख से हवा को नीचे दबाएगी और चिड़िया ऊपर उठेगी। यानी यहाँ पर नीचे फोर्स लगाएगी तभी वो ऊपर उठेगी, पीछे फोर्स लगाएगी तभी वो आगे जाएगी। चाहे स्विमिंग करना हो, चाहे फ्लाइंग करना हो, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ भी लगता है। एक्शन और रिएक्शन होगा तभी ये हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये है न्यूटन से थर्ड लॉ। ठीक है, अब एक हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे मोमेंटम हम कहें कि मोमेंटम क्या है, पावर ऑफ द वेलोसिटी, पावर ऑफ वेलोसिटी यानी मोमेंटम P इक्वल टू होता है m इंटू वी। हम कल दिखाए थे पिछले वीडियो, मोमेंटम P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ हम मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम के संरक्षण का नियम, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, हमें हमेशा लॉस नहीं होता, हमेशा कंजर्व होता है। यही कंजर्वेशन ऑफ लॉ है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट का स्टेटमेंट हम करेंगे, सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। कहने का मतलब मोमेंटम इज कंजर्व बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन। जैसे यहाँ देखो, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइजन करते हैं, टकराते हैं। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, वेलोसिटी u1 और दूसरे का वेलोसिटी u2। एक कम चलती है, एक स्पीड अलग है, एक की स्पीड अलग है। दोनों यहाँ कोलाइड हो जाते हैं, दोनों यहाँ टकराते हैं। टकराने के बाद यहाँ क्या करें, फिर दोनों दूर दूर हटेंगे तो फिर उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। मानते हैं एक की वेलोसिटी v1 दूसरे की वेलोसिटी v2 हो गई। तो हम इसमें क्या घटना हुआ, इसमें साइंस का क्या घटना हुआ, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। टकराने के पूर्व का मोमेंटम हमारा क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2। इसका फर्स्ट का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, सेकेंड का मास इंटू वेलोसिटी। ये कोलाइजन के पूर्व था, और टकराने के बाद मास इंटू वेलोसिटी v1 m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये इक्वल है, ये हमेशा इक्वल होंगे। इसको कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी भी कोलाइजन में, किसी भी टकराहट में दो पिंडों का, दो ऑब्जेक्टों का टकराने के पूर्व का कोलाइजन टकराने के बाद के कोलाइजन के बराबर होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये फिगर बनाएंगे पेपरों में, इसको जब भी आता है तो ये फिगर से भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको हम, ये फार्मूला जो दिखा है, ये फार्मूला कैसे हम डिराइव करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। आता है डिराइव करने के लिए 3 मार्क्स के या कभी 4 मार्क्स के भी आ जाते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डिराइव द फार्मूला, डिराइव द रिलेशंस। तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, हम यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज करते हैं। हम दो ऑब्जेक्टों का कोलाइजन दिखलाते हैं। दो ऑब्जेक्टों का हमारा कोलाइजन है, ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी दोनों कोलाइड हुए हैं। मानते हैं कि ए जो है इधर से फोर्स लगाता है एफ ए से बी पर फोर्स लगता है एफ ए बी, और तो उसके रिएक्शन में न्यूटन के थर्ड के लॉ ये अपोजिट फोर्स लगाएगा एफ बी से ए की तरफ, ए बी से ए की तरफ फोर्स लगाएगा। तो लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ अप्लीकेट हुआ। अब इसका वैल्यू रखते हैं, यह फोर्स कितना लगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एफ ए बी, एफ का मास m1 इंटू एक्सीलरेशन क्या है, पहले का एक्सीलरेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी u1 से v1 हुआ है, उसकी वेलोसिटी u1 से v1 हुआ है। तो v1 माइनस u1 चेंज इन वेलोसिटी और t से भाग दे दिए
तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो मास इनटू यह हो गया एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी वो सेम वही चीज़ दूसरे के लिए m2 इंटू उसका चेंजिंग इन वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स है। दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। तो यह हमारा एक रिलेशन मिल गया, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, तो उससे रिलेशन m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। देखो यहाँ वही सेम पैटर्न है, m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो नीचे उसको t से t कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो जाता है, t से t कैंसिल हो गया, इक्वेशन में इक्वेशन बन गया। तो m1 v1 माइनस m1 u1, m2 v2 माइनस m1 u2। अब माइनस को एक तरफ लाए u1 को, तो m1 u1 प्लस m2 u2, m1 में v1 प्लस m2। ये हमारा रिलेशन आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ईजी है, बहुत सिंपलेस्ट वे से समझाया गया है, इतने शार्टेस्ट किसी भी बुक में नहीं है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ यहाँ लिखेंगे, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। हम यहाँ शुरू करेंगे एफ ए बी बराबर या माइनस एफ बी ए, और ये फिगर से उसको इंडिकेट करेंगे। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फार्मूले हैं। अच्छा, अब हम तीसरे टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे उसमें है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो हम जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे पहला है यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस। हम जब मूविंग बस हैज स्टॉप्ड, मूविंग बस अचानक, बस में हम बैठा हुआ यात्री अचानक बस को रुकने पर, सडनली रुकने पर हम आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं, फॉरवर्ड क्यों गिरते हैं। यहाँ कौन सा है, यहाँ लगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के ड्यू टू, जैसे मूविंग बस में हमारी बॉडी है तो बस के साथ साथ मूव करती है, उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। बस में अचानक ब्रेक लगा तो शरीर हमारा संपर्क जो है बस के सीट से है, तो हमारा शरीर तो तत्काल रुक गया, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग इनर्शिया के ड्यू टू वो मूवमेंट है, इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से अभी भी उसमें इनर्शिया ऑफ मूवमेंट है, तो वह आगे की तरफ गिर जाता है, आगे की तरफ गिरता है। तो ये है। और इसी तरह से बस अचानक एक्सेलरेट हो, रुकी हुई बस अचानक चलती है तो हम पीछे गिर जाते हैं, क्योंकि अचानक चलने का मतलब हुआ कि बस जो है हमारी बॉडी जो संपर्क में है वो तो तुरंत हमारे आगे मूव होकर जाती है। ड्यू टू इनर्शिया शरीर का बॉडी, हमारा ऊपरी पार्ट, ड्यू टू इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, वो रुका रहता है और पीछे गिर जाता है। तो ये कौन सा लॉ लगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया लगा। दूसरा लिव्स ऑफ में भी डिटेक्टेड फ्रॉम, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि एक्सप्लेन द रीजन फ्रॉम द ट्री विगोरसली। जब हम विगोरसली अचानक पेड़ की डालियों को हिलाते हैं तब पत्तियां या फल नीचे क्यों गिर जाते हैं, तो हम जानते हैं कि पेड़ की पत्तियां या फल जो है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, रेस्ट में है। अचानक हम मूवमेंट करते हैं तो डालियां तो अचानक मूवमेंट हो जाती है, लेकिन फल पत्तियां अचानक मूवमेंट नहीं होती है, तो वो अपने जगह ड्यू टू इनर्शिया, तो वह वहाँ से टूट करके डालियों से अलग होकर नीचे गिर जाती है। तो इसमें ये शब्द जरूर आना चाहिए, ड्यू टू इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगला पॉइंट पर हम देखते हैं, अगला है इफ एक्शन ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन। एक्सप्लेन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सीबीएसई की बुक के, हाउ हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। अगर एक्शन हमेशा रिएक्शन के बराबर है तो एक हॉर्स, एक घोड़ा अपने कार्ट को, गाड़ी को कैसे खींच लेता है, क्योंकि जितना एक्शन लगाएगा रिएक्शन पीछे होगा, कैसे खींच लेता है। तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, तो ठीक है, लेकिन घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, अपने पैरों से ज़मीन को प्रेस करता है, ज़मीन पर फोर्स लगाता है, गाड़ी के पर तो फोर्स कंधे से लगाता है, ज़मीन पर फोर्स पैरों से लगाता है, तो उस पैर पर उसको रिएक्शन मिलता है, अर्थ का रिएक्शन मिलता है। वो रिएक्शन घोड़े को आगे ले जाता है और वो गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। कंधे द्वारा लगाया गया फोर्स गाड़ी द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर तो हो गया, लेकिन पैर का रिएक्शन घोड़े को आगे ले जाता है। ठीक है, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि घोड़ा के जो है पैर से जो है उसको अर्थ का रिएक्शन मिलता है। थर्ड लॉ, कारपेट इज बीटन। एक और एग्जाम्पल, सब बुक के हैं, सीबीएसई बुक के, बीटन
विद स्टिक डस्ट कम आउट। जब किसी कारपेट को डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। तो हम वही एक्सप्लेनेशन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया से कि डस्ट के पार्टिकल कारपेट पर एकदम रेस्ट पोजीशन में है, अचानक डंडे से पीटने से कारपेट मूवमेंट आ जाता है। डस्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, तब तक जो है कारपेट हट जाता है और वो डस्ट पार्टिकल गिर जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या ड्यू टू इनर्शिया पार्टिकल जो है अपना जगह छोड़ देता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इसमें रीजन है। दूसरा, वाई ए फील्डर पुल हिज हैंड्स ग्रेजुअली विथ मूविंग बॉल वाइल होल्डिंग द कैच। ये डेली यूज में तुम भी देखते होगे, जब किसी बॉल को कैच करता है, एक फील्डर कैच करता है क्रिकेट के मैच में, बॉल को कैच करता है तो हाथ को सीधे कैच नहीं कर लेता, वो पीछे खींचता है, वो पीछे ग्रेजुअली खींचता है। अगर ऐसा न करे तो क्या होगा, उसके हाथों में चोट लग जाएगी। तो वह चोट से बचने के लिए खींचता है। तो क्या वो साइंस का पढ़ चुका है? वह साइंस की इस घटना को जानता है? नहीं जानता है। वह नहीं जान सकता। वह जो है वो नेचुरली वह ऐसा करता है कि ऐसे ही उसका बचाव होगा। लेकिन हम उसको साइंस से एक्सप्लेन करेंगे। हमारा मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का फार्मूला है एम v माइनस यू अपान टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है अपान टी है, ये टी है। तो टी का हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है पी है, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही लगाया गया फोर्स होता है। और इसको हम छोटे में लिख करके इसको समझे, लगाया गया फोर्स F बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी एम इंटू वी माइनस यू अपान टी। तो यह देखो, यहाँ देख रहा हो, ये बॉल क्रिकेट के बॉल द्वारा लगने वाला फोर्स F क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। और यह फोर्स कम कैसे हो सकता है? टी को हम बढ़ा दें किसी भी रेशनल नंबर में, किसी भी भिन्न में, अगर डिनोमिनेटर को, नीचे के पार्ट को हम जो बढ़ाएंगे उस भिन्न का वैल्यू, उस रेशनल नंबर का वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो ये टाइम टी को बढ़ाने के लिए वो हाथ को पीछे ग्रेजुअली खींचता है, बॉल को टच करते हुए बॉल को सीधे डायरेक्ट रोक लेता है। टी को कम कर दे तो ये फोर्स बहुत बढ़ेगा, हाथ में चोट लग जाएगा। तो टी को बढ़ाने के लिए, इस टी को बढ़ाने के लिए हाथ को ग्रेजुअली टच होते ही हाथ को पीछे लाता है, टच होते ही लाता है, ये नहीं कि पहले टच होते ही, ताकि ये टी का टाइम बढ़ जाए और ये फोर्स हमारा कम हो जाए। फोर्स बॉल द्वारा कम होगा तो क्या होगा? चोट कम लगेगा। तो ये है फोर्स कम करने के लिए वो ग्रेजुअली हाथ को एक फील्डर जो है कैच करते समय हाथ को पीछे खींचता है ताकि उसको हाथ पर चोट कम लगे, फोर्स कम लगे। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मोमेंटम से। न्यूटन का सेकंड लॉ है F बराबर, एक तो एम इंटू ए है, लेकिन ए का वैल्यू क्या है? v माइनस यू अपान टी। तो इसी टी को कम करने के लिए, टी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? वो हाथ को पीछे लाएगा ताकि उसको टाइम ज़्यादा लगे और फोर्स चोट पर कम लगे। तो ये 4-5 एग्जाम्पल एक्सप्लेन के रूप में कई बार पेपरों में आ चुका है, बोर्ड के पेपरों में आ चुका है, फाइनल एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। ये मोमेंटम का एप्लीकेशन है, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसको रिवाइज करेंगे। बहुत ही यूजफुल चैप्टर है न्यूमेरिकल के दृष्टि से, परीक्षाओं के दृष्टि से। तो ये फार्म बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको हम समराइज का पॉइंट अगर देखें तो क्या क्या हमने देखा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या देखें? हाउ डू वी वॉक, हम ज़मीन पर टहलते हैं, क्यों, किस लिए टहलते हैं? कि हमें फोर्स, हमें ज़मीन से रिएक्शन फोर्स मिले और हम आगे बढ़े। हम ज़मीन को बिना दबाए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिना फोर्स लगाए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कीचड़ वाली ज़मीन में, रेत वाली ज़मीन में हमें जो है चलना कठिन हो जाता है।
क्योंकि हम नीचे फोर्स लगाते हैं तो वो पैर घुस जाता है, रिएक्शन जो उतना नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम जो है उसमें कठिनाई होती है। अच्छा, गन का रिक्वायल क्या होता है, जब बंदूक से गोली चलती है तो पीछे कंधे से उसको सपोर्ट देना पड़ता है, नहीं तो चलाने वाला ही गिर जाएगा, क्योंकि जिस मोमेंटम से बंदूक की गोली आगे निकलेगी उसी मोमेंटम से बंदूक पीछे हटेगी। बंदूक का वज़न ज़्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, नहीं अब गोली की वज़न कम होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मोमेंटम का कंजर्व होना ज़रूरी है, मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, इसलिए हमारा रिक्वायल कम होता है, हम रोक लेते हैं कंधे से। लेकिन गोली छोटी होती है तो मोमेंटम हमारा आगे जाता है। कैसे, हम फार्मूले से भी देख सकते हैं, मोमेंटम P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। ये अगर मास बढ़ता है तो कंजर्वेशन मोमेंटम में वेलोसिटी कम हो जाएगी। कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास को, जैसे वजन, बंदूक का वजन जो है, जैसे मान लो यहाँ बंदूक है, इस बंदूक से हमारी एक गोली निकलती है, यहाँ पर ये गोली निकलती है, तो ये गोली जो बुलेट है, बुलेट की मास कम है, ये मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और बंदूक की मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिस मोमेंटम से बंदूक की गोली आगे जाएगी उसी मोमेंटम से पीछे बंदूक की हमारी जाएगी, तो बंदूक का मास ज़्यादा है तो इसलिए वेलोसिटी कम होती है, जिसे हम कंधे से रोक पाते हैं और बंदूक की गोली आगे चली जाती है। तो ये मोमेंटम का यहाँ पर का रीज़न है, यानी मास बढ़ने से मोमेंटम कम हो जाता है, मास बढ़ने से वेलोसिटी कम होगा। अगर मोमेंटम को फिक्स रखना है तो मास बढ़ा दें और तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी को बढ़ा दें तो मास को कम करना पड़ेगा। यानी छोटी चीज़ों में किसी भी रिक्वायल में या किसी भी कोलाइजन में छोटी चीज़ का मोमेंटम किसी भी कॉइल में, जैसे यहाँ पर हम एक और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो एक हैवी ट्रक है, एक छोटा सा कार है हमारी, ये दोनों का जो एक्सीडेंट अगर होता है, दोनों टकराते हैं तो मोमेंटम किसका ज़्यादा है? कार का, जो ट्रक का मास ज़्यादा है, कार का मास कम है, लेकिन तो कोलाइजन में मोमेंटम बराबर होना है तो इसकी वेलोसिटी कम है तो भी उतना ही मोमेंटम होगा जितना, और कार की वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों मोमेंटम, इसकी मास कम होते हुए वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा होते हुए वेलोसिटी कम है, तो दोनों टकराते हैं, कोलाइजन होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दोनों को क्षति होगी। अगर इसमें कार की वेलोसिटी भी कम है, ये कम है, तो और ज़्यादा इसको डैमेज होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसको हम समझ सकते हैं कि मास और वेलोसिटी, एक मास बढ़ता है तो वेलोसिटी को घटना होता है कांस्टेंट मोमेंटम के लिए। ये हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये फार्मूला याद रखना, m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, है ना। अपडेट होने के लिए आप इसे लाइक या सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल दिखाएंगे कि कैसे दो चीज़ टकराते हैं, तो हम पता करेंगे कि दो का टकराहट हुआ, कार या ट्रक का टकराहट हुआ, एक की स्पीड यह है, दूसरे की दूसरी है, तो टकराने के बाद कौन कितना दूर जाएगा, किसकी स्पीड क्या हो जाएगी। दो ऑब्जेक्ट कोलाइजन हो जाते हैं तो टकराने के बाद उनकी स्पीड क्या होगी, ये न्यूमेरिकल में पूछता है कि उसकी मास दिया रहेगा कि इसकी मास इतना है, इसकी मास इतना है, दोनों टकराते हैं, वेलोसिटी ये है, टकराने के बाद जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक की वेलोसिटी दिया है, दूसरे के निकाल देना है। तो इसमें जो जितने भी है उसमें से एक दो गायब कर देगा और जो बची और का दे देगा और उसको निकालना होता है। तो इसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक आप इसको कंसेप्ट को क्लियर करें, इस कंसेप्ट को क्लियर करें। और ये रीजन तो बार बार पूछता है पेपरों में, एक्सप्लेन द रीजन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के पर आधारित, न्यूटन के सेकंड लॉ के एप्लीकेशन पर आधारित, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही इंट्रोडक्शन दिया। ये न्यूमेरिकल पार्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, इस फार्मूले को याद रखेंगे और हम आगे इस पर न्यूमेरिकल सीधे एक्सरसाइज में करेंगे और इस चैप्टर के हर पहलू को हम टच करेंगे, हर न्यूमेरिकल को टच करेंगे और यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। और तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप फिर बने रहिएगा, अगले वीडियो में फिर हम मुलाकात होगी।